हमारा ही मुल्क नहीं है और लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका उतना ही हक़ है और वो शुरू से रह रहे हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जाके टीचर्स की ट्रेनिंग की कि इन कहानियों की किताबों को आप एज टेक्स्ट मटीरियल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी इफ़ादियत क्या है और कितनी अहम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ख़ास एपिसोड है। अगर मैं आपको लिस्ट करना शुरू कर दूं, छिचोरी, ऊला बगूला, काला भूत, ये हमारे गेस्ट का तारुफ नहीं है, ये हमारे गेस्ट ने जो किताबें लिखी हैं ना, ये उनका तारुफ है। और वो आप सोच रही हैं कि मैंने इतने फेस्टिवल्स पे गई, आज तक इतना भयानक मेरा तारुफ किसी ने नहीं किया। अगर आप किसी भी लिटरेचर फेस्टिवल पे गए हैं, आपका कोई भी चिल्ड्रंस लिटरेचर में इंटरेस्ट है, आप हमारे गेस्ट को जानते होंगे। अब जबकि आपका भाई भी किताब लिख चुका है और लिटरेरी सर्कल्स में आ चुका है, तो मैंने सोचा कि कराची के लिटरेरी सर्कल का जो फेस है उनको बुलाया जाए, उनसे गुफ्तगू की जाए। तो इट्स ऑनर दैट रुमाना हुसैन, इलस्ट्रेटर, राइटर, जनरली ग्रेट पर्सन इज़ हियर विद अस। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि मैं 50 चीज़ें मिस कर दी हैं। नहीं आर्ट पढ़ाया भी है, आप प्रिंसिपल भी बनी हैं, तो देयर इज़ सो मच अबाउट यू। और आपकी माशाल्लाह इतनी किताबें हैं, बट आई थिंक हम तारुफ करने आएंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसी हैं आप? बहुत बिल्कुल ठीक हूँ, मगर बहुत शुक्रिया अपने शो में बुलाने का। मतलब आप तो बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं और मैंने सोचा मुझे कैसे शहजाद ने कांटेक्ट कर दिया। आपसे जब लास्ट टाइम मिला था, मैंने तब भी आपको कहा था कि आपको आना चाहिए। कहा था, हल्का सा, मैं समझी कि वैसे ही क्या कहते हैं, रस्मन कह दिया है। नहीं, आई एम जेन्युइनली वेरी हैप्पी टू बी हियर, थैंक यू सो मच। तो अब इशू ये है कि आप क्योंकि इतना कुछ कर चुकी हैं, आपसे समझ नहीं आता कहाँ से बातें करना, हम शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। तो इवन दो जब मैं लिखती हूँ ना, हमारे जो हीरोज़ हैं उनके बारे में, तो मैं बचपन से शुरू करती हूँ। मैं भी वहीं आ रहा था कि आपकी मदद करना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान की उम्र से आप 5 साल कम हैं, तो इवन दो यू आर मोर एक्टिव देन मी, एवरी फेस्टिवल यू आर देयर, माशाल्लाह, स्टिल सो एक्टिव एंड प्रेजेंट एंड सच अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। पर ओवर द ईयर्स अगर हम डिस्कस करें, स्पेशली कराची इज़ अ सिटी दैट्स वेरी क्लोज टू यू, तो 1950s में कैसा था? जो मुझे ज़ाहिर है बचपन सबको बड़ा प्यारा लगता है और नॉस्टैल्जिया भी है सभी को कराची के बारे में, जो मेरी उम्र के लोग हैं। तो छोटा था, है ना, तो नर्सरी के वहाँ से फिर कहते थे उसको मलीर नाका, कि मतलब उसके बाद जो है बस आगे जाके मलीर आएगा और कुछ नहीं। और हम आते थे जब क्लिफ्टन, तो रेत ही रेत, एक कोलंबस होटल होता था और फिर आगे आते थे हम और फिसलते थे वो उस पर जहांगीर कोठारी परेड के साथ जो बैंड स्टैंड। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यानी दोपहर को स्कूल से आके और रोज़ाना खेलना बाहर और सड़क पे भी, फुटपाथ पर भी, सड़क पे भी। जी, तो मैं बता रही थी कि वो दरख्त पर चढ़ना, या आजकल बच्चों से मैं पूछती हूँ, एक फ़र्ज़ कीजिए कि किसी स्कूल में, किसी क्लास में जहाँ 25-30 बच्चे तो होते ही हैं, तो शायद कोई एक आध हाथ ऊपर जाता है कि दरख्त पर चढ़ें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, कि जो बचपन की, जो अब वो बचपन शायद नहीं रहा बच्चों का, तो वो अफसोस होता है। और कराची की सड़कें लोग समझते हैं कि मुबालगा है, लेकिन वाकई मुझे याद है धुलते हुए, यानी साबुन से या जो भी डिटर्जेंट डाला जाता था, झाग होते थे और लंबे लंबे ब्रशेस से सड़कें धुलती थीं। और ट्रैम्स याद हैं, उनमें सफ़र करना, एक तरफ से चढ़ना, दूसरी तरफ से उतरना। साइकिल रिक्शा होते थे। सो यू नो, माय मदर एंड माय ओल्डर सिस्टर एंड माय सेल्फ बहुत बार साइकिल रिक्शा में बैठना, वो सब याद है। तो मेरा ख़्याल है कराची जो
हम सभी जानते हैं कि जिस बेहंगम रफ्तार से बढ़ा और आबादी बढ़ी और लोग जिस तरह से रह रहे हैं और जो सारे मसाइल हैं, तो मुझे उनमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सब वाकिफ़ हैं। तो अफ़सोस तो होता है कि वो कराची कहीं खो गया। मेरे मियाँ ने जो पिछले साल उनकी किताब लॉन्च हुई उनके मेमोइर्स की, तो उसमें उन्होंने लिखा है दैट यू नो हिज फादर व्हेन ही वाज अवॉर्डेड ब्रिटिश स्कॉलरशिप, अलीगढ़ से वो पढ़े और फिर उनको येल के लिए दाखिला दिया गया, तो वो कराची आकर और उन्होंने बोर्ड की वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो सोल्जर्स वापस जा रहे थे, तो शिप वो वॉरशिप, उससे वो न्यूयॉर्क पहुँचे थे। तो जब पार्टीशन हुआ तो उनसे पूछा गया, जो मुसलमान लड़के थे, कि भाई आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा मुझे कराची जाना है। वो सिर्फ इस वजह से दैट ही वाज सो इम्प्रेस्ड, ही सेड व्हाट अ जेम ऑफ अ सिटी, यू नो। तो ही डिड नॉट वांट टू गो टू इंडिया, ही सेड मुझे एक तो खैर जज्बा तो था वो अलीगढ़ और वो सारा जो पाकिस्तान वाला, लेकिन ये भी फैक्ट है कि उनको लगा कि कराची इतना ज़बरदस्त शहर है, तो मैं तो कराची जाके रहूँगी। 1930s और 40s में तो पेरिस ऑफ द जी ईस्ट भी जी कहा जाता जी था कराची को। यहाँ से वो 45 में गए थे। तो इसमें आपने जो वो कराची वाला सीरीज़ भी की है, उसमें जो माहीगीर कम्युनिटी है, दे सॉर्ट ऑफ क्लेम के ओरिजिनली तो हम थे, राइट? जी, मेरी जो किताब है कराची वाला सब कॉन्टिनेंट विद इन अ सिटी, तो उसमें मैंने कोशिश की कि जितनी कम्युनिटीज़ से मैं मिल सकूं, बात कर सकूं। मुझे ये एहसास था बहुत बुरी तरह कि शायद ये अच्छी बात नहीं है, सबको मैं लेबल कर रही हूँ, है ना, कि ये फ़लाँ से है और ये सेक्ट है या ये, बट देयर वाज नो अदर वे, बिकॉज आई डिड वांट टू शो द डाइवर्सिटी ऑफ दिस सिटी, जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं है, जो कराची में जो कुछ आपको मिलते हैं। तो मेरी किताब में इसीलिए आपको सिख भी हैं और बहाई भी हैं और हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, जूज़ के बारे में मैंने एक चैप्टर, जो सबसे मुश्किल चैप्टर था वो जूज़ ही का था, क्योंकि कोई मिला नहीं था। तो लेकिन राब्ता फिर हुआ, वो लंबी कहानी है कि जिस तरह से राब्ता हुआ, तो फिर जिन लोगों ने आर्टिकल पढ़ा डेविड हॉरोविट्ज़ का, जी फिर आपने राब्ता किया उन दो बहनों से। बिल्कुल बिल्कुल, मोज़ेस सुमाके की पोतियाँ और एक नवासी जो वैंकूवर में हैं, नहीं वैंकूवर में पोती हैं और ये नवासियाँ जो ऑस्ट्रेलिया में, और सुमाके कराची के पहले आर्किटेक्ट जी, और वो तो 1922 में चले गए थे यहाँ से, लेकिन बहरहाल वो कराची में रहे और इतनी सारी जो इमारतें हैं, जो BVS भी है, फ्लैगस्टाफ हाउस जो क़ायद आज़म का, वो भी उनका है, और ये एडवर्ड हाउस जो मेट्रोपोल के सामने है, फिर जो गोवन जो वो है कराची गोवन एसोसिएशन, वो उनका है, म्यूल्स मेंशन उनका डिज़ाइन किया हुआ है, तो बहुत सारी इमारतें हैं। तो बहरहाल जो आप माहीगीरों का पूछ रहे हैं, तो मैं गई थी इब्राहिम हैदरी, और वहाँ मैं जिन लोगों से मिली और उन्होंने जो अयूब बिरवानी साहब ने मुझे बताया, तो वो सही बात है कि भाई सबसे पहले रहने वाले तो हम माहीगीर हैं जो यहाँ पर आकर बसे। लियारी ज़ाहिर है कि अब जो लोग बारिशों के बाद कहते हैं ना कि लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये अच्छा ये नदी है, दरिया है, जो भी मतलब कुछ मालूम ही नहीं था। तो वो यही उनका कहना था कि मछलियाँ थीं, खूबसूरत था, साफ़ सुथरा था, और इसीलिए बसे भी थे लोग यहाँ आकर। तो जी ये सारी चीज़ें तो हैं। आई एम कराची का भी आप हिस्सा रही, जब मैं वो आई एम कराची टॉक्स होस्ट भी करता था बैक इन द डे। अभी मेरी हाल ही में अंबर से भी मुलाकात हुई, तो वो एक तो सियासी लेवल पे वी ओन कराची थोड़ा ना एक पॉलिटिकल बयानिया भी बन गया, बट आई एम कराची की भी
वही सोच थी। आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में कि ये जब ओन वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिटीज़ उसको एक्सक्लूसिव भी समझती हैं, बट उसका वो मतलब नहीं है। मतलब ये है कि शहर सबका है, और कहीं ना कहीं जो आप अभी हम डिस्कस कर रहे थे आपके KLF वाला भी, जिसमें आप हारिस गद्दर की तारीफ़ कर रहे थे कि उन्होंने रिकग्नाइज़ किया कि सबवर्सिव किताब है, तो कहीं ना कहीं इस पॉडकास्ट से जो भी मैं चाह रहा हूँ कि आपने भी अभी जो बोला कि कहीं आपको अजीब लग रहा था, बट आप वो कलोनियल एक्सरसाइज नहीं कर रही थी कि ये सेक्ट है। आई थिंक समहाउ द आइडिया वाज द सेम एज द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, कि हमने जो बंद कर दिए हैं ये डब्बे कि ये पाकिस्तान है, ये कराची है, बाय ओपनिंग इट अप, शोइंग कि ये मोज़ेक कितना खूबसूरत है। जी, असल में कराची वाला में भी मेरे ख़्याल है मैंने जो फॉरवर्ड लिखा था, और ये किताब छपी थी 2010 में, तो मैंने यही लिखा था कि बचपन से जो स्कूल में भी जो पढ़ते आए थे टेक्स्ट बुक्स में, और उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान भी चूँकि मौजूद था, तो हमें सिर्फ वही मालूम था कि सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, और उस वक्त NWFP कहलाता था, है ना, और बंगाल है। तो और यही लोग हैं बस, और यही ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो वो मुझे बचपन से भी कुछ अजीब लगता था, क्योंकि मेरी क्लास में, मेरे स्कूल में जो लड़कियां थीं, लड़कियों का स्कूल था, तो मुझे लगता था कि ये तो इतने मुख्तलिफ लोग हैं और उनका तो कहीं कभी ज़िक्र ही नहीं होता, है ना। तो वो चीज़ें थी जो मैं चाहती थी कि ये ऐसी कोई किताब हो, डॉक्यूमेंट करूं मैं इन सब जो भी बिरादरियां हैं यहाँ पर, उनके बारे में। और ख़ास तौर पर मुझे था कि जो ज़रा से उम्र रसीदा लोग हैं उन के ख़ानदान में, उनसे मैं मिलूं, इसलिए कि उनको मालूम होगा जो सारे रस्म रिवायात रही हैं इनकी, या आज तक क्या वो फॉलो करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन ये कि जो बाकी जो उनके बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता एक वो होमोजेनिटी होती जाती है कि एक कराची वाला जो है वो हम अपनी इंडिविजुअल शनाख्त जो है वो खोते जाते हैं, बिकॉज़ यू वांट टू बी लाइक दी अदर्स, है ना। तो ये चीज़ है। और हम क्या बात कर रहे थे जी, तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि ये सारी मुझे मौका मिला सबके घरों में जाकर और सबसे बात करने का। ने सबको बताया हुआ था कि ये किताब के लिए है, और क्योंकि बड़ा एक इंटीमेट वो होता था। और मैं एक वो जो मकरानी ख़ातून के घर पर गई थी, तो पहले तो वो समझी कि मैं कोई हेल्थ वर्कर हूँ और आ गई हूँ, तो वो बहुत नाराज़ सी बैठी थी। मुझे कोई लेकर गया था उनके पास जो उनको जानता था। तो फिर लेकिन जब वो मुझे लगता था कि एक तरह से कैथारसिस भी था। लोग जब खुल जाते थे और बातें करते थे तो बहुत सारी उस तरह की बातें अपनी बताते थे जो शायद उनको वैसे करने का मौका नहीं मिलता था, कोई पूछता नहीं था कभी उनसे। तो आपको ये नहीं लगता कि लॉरेंट गेयर ने भी जो किताब में लिखा है कि थोड़ा जो नॉस्टैल्जिया होता है लोगों का, जो 50s 60s 70s की कराची बात करते हैं, ये अक्सर मैं तस्वीर भी देखता हूँ कि ये जो लिली ब्रिज है, कराची सिटी ऑफ लाइट्स, वहाँ पर एक कन्वर्टेबल चल रही होती है, पीपल लाइक कितना खूबसूरत कराची था। ये कुछ ही लोग थे जो इतनी महंगी गाड़ियों में इधर जा रहे थे। हाँ, नहीं, कन्वर्टेबल्स की बात ना करें, वो तो आप सही कह रहे हैं, वो तो कुछ ही लोग थे या होंगे। लेकिन ज़िंदगी थोड़ी मतलब देखिए, जो आहिस्ता आहिस्ता हम पूरा पाकिस्तान जिस तरह से क्या लफ्ज़ है, रेडिकलाइज है, जो शायद रेडिकल लफ्ज़ है लेकिन बहरहाल कहना पड़ता है। तो वो जो इंटॉलरेंस बढ़ती गई है ना, आपस में जो कदूरतें, नफ़रतें, बात करने का अंदाज़, एक दूसरे को नीचा दिखाने का, वो चीज़ें नहीं थी। तो जो हमारे दरमियान जो पारसी रहते थे, जो हमारे दरमियान जो ईसाई थे, हिंदू थे, वो अपने अपने लिबास पहनते थे, अपने त्यौहार मनाते थे। तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आप किसी औरत को स्कर्ट में तो नहीं देख सकते,
ठीक है, लेकिन एक ज़माना था जब ये जो कम्युनिटीज़ थी उनका पहनावा तो वो ख़वातीन पहनती थी, स्कूलों में भी वो यूनिफॉर्म भी होता था। तो ये मैं ये नहीं कह रही कि अब फ़ौरन वो आ जाता है ना कि बेहूदगी और ये तो मुसलमानों का वो नहीं है, लेकिन हमें ये भी तो समझना चाहिए कि ये सिर्फ हमारा ही मुल्क नहीं है और लोग यहाँ पर रहते हैं, उनका उतना ही हक़ है और वो शुरू से रह रहे हैं, वो बरसों से रह रहे हैं यहाँ पर। तो उनको हम कैसे यानी हम डिसोन करें कि नहीं आप हम में से नहीं हैं। हम अगर माहीगीर कम्युनिटी अगर वहाँ से शुरू हुआ या लियारी माँ है कराची की जी, पर जो मॉडर्न आप कराची देख रहे हैं वो तो पारसियों और हिंदुओं ने बिल्कुल बनाया। क्लिफ्टन हो गया, पूरे हो गए, जो मेयर थे, जो हिंदू मेयर थे, जो बहुत फादर ऑफ कराची कहते हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो हमारे सारे जो टॉप के इंस्टीट्यूशन हैं, देयर ऑल क्रिश्चियन जी स्कूल्स इंक्लूडिंग कराची ग्रामर स्कूल। जी बिल्कुल, मिशनरी जी। तो हम जो आप कह रही हैं कि आपके बचपन में भी ऐसा था, तो 1947 आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है, सॉर्ट ऑफ दैट वुंड और व्हाट द सिटी लॉस्ट, 50s में उसकी कॉन्शियसनेस थी नहीं थी ऐसा? मैं बहुत छोटी थी क्योंकि मेरी पैदाइश है 1952 की, 1952। तो मैं 50s का जो मैंने अभी जो बातें बताई आपको, तो वो उस तरह की यादें हैं। तो ये समझना या और मेरे ख़्याल से हमारे वालिदैन भी जो थे, जो कुछ छोड़कर आए थे, तो यहाँ उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं थी। तो एक नए मुल्क में और नए शहर में और हर चीज़ नई थी, यू नो, गेटिंग अ ग्रिप, गेटिंग अ होल्ड। मुझे याद है अब्बा की 350 रुपये तनख्वाह थी, एक पार्टनरशिप थी एक बिज़नेस में, लेकिन वो ड्रॉ करते थे 350 रुपये। तो उसमें उस ज़माने के हिसाब से शायद बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि हम गरीब थे, लेकिन हाँ कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो हमारी अम्मा बड़ी मुश्किल से हर चीज़ में बड़ी क़नाअत के साथ, और स्कूल की फ़ीस मेरे ख़्याल से 20 रुपये हुई थी मैट्रिक तक आकर। तो वो इतना आसान नहीं था। मैंने अपनी बहन के कपड़े बहुत पहने, वो 7.5 साल बड़ी थी मुझसे, लेकिन वो संभाल कर रखे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, और लेकिन फिर भी बहुत, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत खुशगवार बचपन था और बहुत मज़ेदार बचपन था। और मेरे स्कूल में मुझे टीचर्स बहुत अच्छे मिले, और मेरा ख़्याल है जो कुछ हम ज़िंदगी में बनते हैं उसमें बहुत बड़ा उनका हाथ होता है, वालिदैन का होता है, लेकिन उसके बाद और बाज़ दफ़ा उनसे ज़्यादा टीचर्स का होता है। इसमें जो आपको आर्टिस्ट बनना था, NCA जाना था, ये कहीं ना कहीं यू फील लाइक बिकॉज द सिटी हैड अ लाइफ, बिकॉज द सिटी हैड थिएटर, बिकॉज द सिटी हैड आर्ट्स एंड म्यूज़िक, तो बच्चों का भी उस तरफ शौक़ बढ़ता है, जो मुझे लगता है कि आजकल शायद इतना नहीं है। और was there something in your life which you saw which made you want to be an artist? मेरा शौक़, मेरी पहली आर्ट टीचर नाज़ इकरामुल्लाह थी, शाइस्ता इकरामुल्लाह की साहिबजादी, जो कनाडा में रहती हैं, आर्टिस्ट हैं। तो क्लास 1 और 2 में वो मेरी टीचर थी आर्ट की। फिर क्लास 5 से मेरी हसीना मोइन टीचर थी आर्ट की। वो 5, 6, 7, 8 तक उन्होंने आर्ट लिया, और फिर 9th और 10th में हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, इलेक्टिव सब्जेक्ट, मगर उनकी वजह से ही मैंने फिर हिस्ट्री लिया।
तो ये सारे शौक़, और लिखने का भी, उनके ड्रामे शुरू हो गए थे रेडियो पाकिस्तान से आने, स्टूडियो नंबर 9 में, और हम सब सुनते थे, और उनके साथ इतनी इंटिमेसी थी। हमारी उर्दू की टीचर मिसेस ज़ीनत सिद्दीकी बहुत अच्छी थी। अंग्रेज़ी की हमारी आप हारिस खलीक को जानते हैं, तो हारिस की खाला मेरी इंग्लिश टीचर थी, उनका नाम अस्मा था। और तो मेरा ख़्याल है, मैंने जैसा कि कहा कि बड़ी खुशकिस्मती थी कि बड़े अच्छे टीचर्स मिले थे। और बाद में फिर इंटर साइंस के बाद जब मैंने आर्ट स्कूल जॉइन किया 4 साल, तो उसमें भी बहुत अच्छे टीचर्स थे। सैयद अली इमाम थे, बशीर मिर्ज़ा थे, सबिया कुरैशी थी, रशीद अरशद थे, ये अफसर नकवी साहब थे जो स्कल्पचर लेते थे। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे जाना था NCA, बहुत शौक़ था, बहुत उसके बारे में सुन रखा था। उस ज़माने में ना कोई कंप्यूटर था, ना इंटरनेट था, तो सारी जो भी मालूमात मिलती थी, तो वो सुनी सुनाई होती थी, या कोई बता देता था, या पढ़ लेते थे। तो मुझे बहुत दिल चाहता था। अच्छा, जब हम क्लास 9 में या मैट्रिक में, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हसीना मोइन हमें लेकर गई थी वो वेस्ट पाकिस्तान टूर पे। हम ट्रेन में गए, 8 लड़कियां हिस्ट्री की गई थी, और वो लाहौर सबसे पहले, और उसके बाद हमें पिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सिला, मरी तक हम लोग गए थे। तो लाहौर मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। हालांकि वो वहाँ पर लोग समझ जाते थे कि ये कराची की लड़कियाँ हैं तो वो आवाज़ें कसते थे कि कराची से आई हैं। प्रोविंशियल था ज़ाहिर है, लेकिन जो खूबसूरती, जो हरियाली, जिसके लिए कराची नहीं है मशहूर तो मेरा ख़्याल है कभी भी नहीं रहा, तो वो और जो ईंटों की, लाल ईंटों की इमारतें और वो सारी चीज़ें, और हिस्टोरिक ज़ाहिर है कि है, तो वो सब कुछ, तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं NCA जाऊँ। लेकिन बस माय मदर वुडंट हियर ऑफ इट, के हॉस्टल में रहना और वो सब, वो मुझे नहीं जाने देना चाह रही थी। तो फिर इसका जब पता चला कि यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, और ज़ाहिर है कि उससे पहले यहाँ कराची स्कूल ऑफ आर्ट खुला था जो द ज़ुबैरी सिस्टर्स हैड ओपन्ड नाज़माबाद में, लेकिन मैं CIAC गई और वहीं 4 साल, एंड आई थिंक दोज वर द बेस्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ, बिकॉज आई लर्नड अ लॉट, एंड आई लर्नड कि ये जो आइडेंटिटी के हम बात अभी कर रहे थे, तो पाकिस्तान से मोहब्बत या हर चीज़ में प्राइड या अपनी चीज़ों को, तो वो सब मैंने वहाँ सीखा। मैं उस रोज़ किसी को बता रही थी कि जो हमारे एक टीचर आए NCA से पढ़े हुए, तो उन्होंने आके कहा कि ये आप लोग जो ड्राइंग्स बनाते हैं, तो ये तो बड़ी वेस्टर्न है, क्योंकि आपका इंस्पिरेशन सारा वेस्टर्न है। जो किताबें आप देखते हैं या आपके जो कुछ भी अब तक आपने किया है, और आप लोगों ने कभी उर्दू की लिखाई नहीं की है, और सिर्फ वो रोमन सेरिफ और sans सेरिफ और वो उस तरह की लेटरिंग और वो सब हमें सिखाया जाता था पोस्टर्स बनाने के लिए। तो उन्होंने, और 2 लोग आए थे NCA से पढ़कर हमें पढ़ाने, तो उसमें जो मिस वहीदा थी, उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था प्रिंट मेकिंग का। तो उन्होंने कहा अंदरून शहर, हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि ये होता क्या है तो वो क्योंकि लाहौर से आई थी, तो हमें जब उन्होंने बताया, तो फिर हमने कहा अच्छा, तो मतलब ओल्ड सिटी या तो सो वी ट्राइड दैट। एंड आवर अदर टीचर खलील साहब, उन्होंने कहा कि जब जानवर भी आप बनाते हैं ना,
तो वो भी जब वेस्टर्न आर्टिस्ट जो बनाते हैं वो एक अलग स्टाइल होता है, हमारे यहाँ के कुत्ते जो हैं वो वैसे नहीं लगते। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट दे ओपन्ड आवर आइज़, क्योंकि वो NCA के पढ़े हुए थे, मुझे ऐसा लगा, और हमारे बाकी टीचर्स जो कम से कम 2-3 उसमें से वेस्टर्न ट्रेंड थे, है ना, तो वो फ़र्क था। और इसलिए मेरा ख़्याल है कि जब आप काम करते हैं अपने मुल्क में तो आप को उसमें रह के, उस कॉन्टेक्स्ट में रह के बात करनी चाहिए। एकेडेमिया में तो मुझे समझ में आता है एडवर्ड सईद का काम है, ओरिएंटलिज्म पे बहुत ज़्यादा है। व्हेन इट कम्स टू आर्ट, व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग, व्हेन इट कम्स टू पेंटिंग्स, कुछ स्पेसिफिक होते हैं कि आप किस तरह से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिससे स्टाइल के अलावा एक लेंस भी समझ में आ जाता है कि जिस लेंस से मैं बना रहा हूँ शायद ये गोरे की लेंस से मैं अपने आप को देख रहा हूँ। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और आप जो फ़ाइन आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं, पेंटर्स की बात कर रहे हैं, अब तो कई सालों से बड़ा कंसेप्चुअल आर्ट हो गया है ना। तो अब आप हार्डली किसी को देखते हैं कि उस तरह से पहले आपका फ्लावर वाजेस होते थे या लैंडस्केप्स होते थे, या आपके घर में एक पेंटिंग लगनी है जो खुशनुमा होनी चाहिए, तो वो चीज़ें बदल गई। ज़ाहिर है कि फिर जो है वो आप अपने अंदर की बात कहने लगे, और आर्ट में बहुत बदलाव आया, बहुत चेंजेस आए। लेकिन मैं बात कर रही हूँ, और क्योंकि मैं बच्चों की किताबें लिखती हूँ और इलस्ट्रेट करती हूँ, तो मुझे उस बात का बहुत शदीद एहसास शुरू से रहा कि हमारी किताबें पाकिस्तानी लगनी चाहिए। वो ये नहीं लगे कि ये कहीं वेस्ट की हैं या कहीं और की हैं। तो आप देखें ना, बच्चे हमारे अगर घर भी बनाते हैं तो वो चिमनी वाला घर बनाते हैं। जब ड्राइंग करते हैं तो वो उस तरह का घर, एक ट्रायंगल बना दो, फिर स्क्वायर बना दो। आसान की बात इतनी नहीं है जितना इम्बाइब किया है उन्होंने, जो कुछ देखा है, अपनी कहानियों की किताबें जो कुछ उन्होंने देखी हैं, या टेक्स्ट बुक्स, या जो भी देखा है उन्होंने, तो वो नहीं, हमारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो उसी तरह की बनाएंगे। वो सूरज एक ख़ास तरह से बनाएंगे, वो जो मैं कुत्ते वाली बात कर रही थी वो एक ख़ास तरह से बनाते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि आपका जो लेंस है वो इनवर्ड नहीं मुड़ा हुआ, वो देख रहा है कुछ और वही चीज़ें हम में एम्बेड होके तो वही बाहर फिर निकलती हैं। लेकिन अब के तो हमारे जो आर्टिस्ट आजकल जो कई बरसों से अब जो आर्ट हो रहा है, तो मेरा ख़्याल है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। और अब तो यानी दुनिया में इंटरनेशनली पहचान है। तो आप जो इलस्ट्रेशन की बात कर रही हैं, अगर हम बचपन में चाचा चक्कन की किताबें पढ़ते थे, आपकी इलस्ट्रेशन सॉर्ट ऑफ उसी डिज़ाइन लैंग्वेज, उसी वर्ल्ड में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़? नहीं शहजाद, मेरी इलस्ट्रेशंस देखिए, मैंने अब तक 90 से ज़्यादा बच्चों की किताबें या तो लिखी हैं या इलस्ट्रेट की हैं, या किसी उसमें दोनों किया है, लिखा भी है और इलस्ट्रेट भी किया है। तो उसमें शुरू से मेरा दिल ये चाहता था कि मैं हर किताब जो इलस्ट्रेट करती थी, मेरा दिल चाहता था कि मैं कुछ मुख्तलिफ करूं, एक जैसा ना लगे। लोगों का ये होता है कि एक स्टाइल होता है और हर किताब पहचानी जाती है कि ये फ़लाँ ने इलस्ट्रेट की है, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं था कि कोई कहे कि ये रुमाना हुसैन की किताब है। मुझे शौक़ था बिकॉज़ इट वाज़ अ पीरियड ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एंड आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट। तो मेरी हर किताब जो थी उस ज़माने में, मैं बात कर रही हूँ जब मैंने आई को फाउंडेड द बुक ग्रुप, तो उसमें मैंने जब बहुत सारी किताबें लिखी या इलस्ट्रेट की, तो मैंने हर किताब मुख्तलिफ की।
यानी मीडियम मुख्तलिफ सिलेक्ट किया। मैं कपड़ों के साथ भी काम करती हूँ, तो फैब्रिक के साथ भी मैंने किताबें बनाई हैं। मैंने जितने आपके आर्ट मटेरियल्स मुख्तलिफ मिलते हैं तो सबको इस्तेमाल अलग अलग तरीक़ों से किया। तो वो मैं नहीं समझती कि जो आप जो मिसाल दे रहे हैं, आई डोंट थिंक माई इलस्ट्रेशंस फिट इन दैट कैटेगरी। इसमें वो जो कुछ मैं देख रहा था, ऑब्वियसली मैं व्हेन इट कम्स टू आर्ट मैं थोड़ा अनपढ़ सा हूँ, तो मुझे तो फ़र्क भी नहीं पता चलेगा कि स्टाइल उसमें क्या है। पर वो जो एक मे बी अब जिस तरह की एनिमेशन, या चलें एक तो एनिमे अलग स्टाइल है ईस्ट जापान वगैरह का, बट इवन जो बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ के एनिमेशन है इट्स वेरी डिफरेंट। वेयर एज पाकिस्तान में इन चिल्ड्रंस बुक आई डोंट नो वेदर दैट्स बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट्स या क्या, बट एक थोड़ा नज़र आता है कि थोड़ा सिंपलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ हाउ people are designed, तो वो कोई stylistic choice होती है, they're better for children's books, I don't know how that works. I think children's books are varied, बहुत मुख्तलिफ आपको दुनिया भर से जो मिलती हैं, तो उसमें बहुत वेरिएशन है। जितनी उनके कंटेंट में है वैसा ही इलस्ट्रेशन में कि हर किस्म की किताबें आपको मिलती हैं। तो वो बात नहीं है। मेरा ख़्याल है कि जिस तरह की एक्सपर्टीज़ है या जो मर्ज़ी है, वो किताब उस तरह से इलस्ट्रेट होती है। आपने एनिमेशन की बात की तो मुझे ख़्याल आया कि अभी यहाँ पर एक जो काम हो रहा है जानवरों को रेस्क्यू करने का, तो सारा जहांगीर हैं एक, वो कुत्ते बिल्लियाँ, वो जो ऊँट की टांग काट दी गई थी, वो गधे, हर तरह के जानवर जो हैं वो रेस्क्यू करती हैं। उनके घर में भी कोई 30 कुत्ते बिल्लियाँ या उससे ज़्यादा हैं। और तो बहरहाल मुझे किसी ने टैग किया फेसबुक पे, उनके एक अंग्रेज़ी का गाना था जानवरों के मुतालिक। तो मुझे कहा कि रुमाना, व्हाई डोंट यू नो टाई अप विथ सारा। तो फिर सारा से मेरी बात हुई, मैं गई भी उनके घर। मुझे मिलना था वो गधे के बच्चे से जो ऑर्फन हो गया था 4 महीने का, और उसके बारे में भी मुझे लिखना था। तो मैंने कहा पहले मैं उससे मिलूँगी जाकर। तो वो उसके घर पर ही था। लेकिन जो हमने जब पहला वो गाना बनाया उर्दू में, क्योंकि इंग्लिश में बनाना आसान है, AI की मदद से वो बनाती है, ठीक है। मेरे लिए AI मतलब मैंने इस्तेमाल कभी किया नहीं है और बिल्कुल नई चीज़ है। तो वो जो उर्दू में जो तलफ़्फ़ुज़ हैं वो इतने ख़राब हैं कि मैंने कहा कि ये कैसे हम इसको जाने दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं है और ये बच्चों के लिए है, तो बड़ा रिस्पॉन्सिबली करना होता है ना इन चीज़ों को। अगर आप बच्चों के लिए जब काम कर रहे हैं, तो वो बड़ी मेहनत हुई है सारा की, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके वो मुझे भेजती थी। फिर मैं कहती थी देखो इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है। असल में मैंने फिर एक दोस्त से बात की जो काम कर रही है बहुत सारा इसमें, तो उसका कहना ये कि या तो वेस्टर्न वो है या इंडियन है जो डेटा है इनके पास। तो पाकिस्तान का या उर्दू का तो नहीं है, हिंदी है। तो इसलिए फिर आपको पता है कि वो वहाँ पर वो फ़र्क आते हैं ना तलफ़्फ़ुज़ में बहुत ज़्यादा। तो वो हो जाएगा मेरा ख्याल है कुछ अरसे में। हाँ, वेरी सून। लेकिन अभी पेड मॉडल्स जो एडवांस्ड हैं वो ऑलरेडी कर दें होंगे, बट मे बी शायद पब्लिक मॉडल्स आरंट एज गुड, मालूम नहीं मुझे वो। लेकिन वो बहरहाल फिर जब बहुत रातें वो भी जागी और बड़ी मेहनत से जब वो बन गया, एक आध कुछ रह गया उसमें। फिर मैंने भी कहा, मैंने कहा ये भी बेचारी परेशान हो गई है। मैंने कहा सारा अब जाने दो इसको ऐसे ही। तो वो खैर उसने फिर पोस्ट किया यूट्यूब पे अपने, और अभी फिर उसने ये
इंग्लिश वाला जो मैंने 2 वर्जन लिखे थे जो बैम बैम के लिए, तो इंग्लिश वाला तो उसने बना लिया है, उर्दू वाला भी रहता है। तो ये मेरे लिए भी नई चीज़ है, मज़ा आ रहा है करना उसके साथ। तो जब आप कहानियाँ सोच रही होती हैं, इज़ इट लिटरली समथिंग दैट इंस्पायर्ड यू, जहाँ हमने सोशल मीडिया पे देखा, या आप रिवर्स इंजीनियर करती हैं, जिस तरह वही थैली वाली कहानी थी, इट्स वेरी एनवायरमेंटल इशू है तो अब मैंने बच्चों को बताना है, या इवन अभी जो आपने बात की कि कंक्रीट जंगल बन गया है, वो भी आपकी एक कहानी है कि देखिए काला भूत जब मैंने की थी ना, वो तो बात है पता नहीं 1990 की शायद। तो मैं ड्राइव नहीं करती, लेकिन उस ज़माने में मैं करती थी बच्चों को मॉन्टेसरी। मेरे 2 बच्चे हैं, आदिल और अस्मा, तो उनको स्कूल से मैं वापस घर ला रही थी, वो पीछे बैठे हुए थे और विंडस्क्रीन पे एक काला थैला आके चिपका और एक्सीडेंट होते होते बचा। और वैसे ही मैं इतनी नर्वस ड्राइवर थी और ज़बरदस्ती गाड़ी सीखी थी, क्योंकि मेरे मियाँ ने कहा वरना जाहिल रहेंगे बच्चे, घर पे रहेंगे अगर तुम गाड़ी नहीं चलाओगी। तो बहरहाल वो एक मुझे लगा कि नहीं ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा ये भी कि ये कॉन्शियसनेस थी, और मैं पिछले कोई 40-45 साल से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्लास्टिक के थैले इस्तेमाल नहीं करूँ या कम से कम करूँ। अगर हमारे घर में आते भी हैं तो उसको फिर इस्तेमाल शुदा जो आते हैं उनको धोया जाता है और सुखा के और दोबारा इस्तेमाल होते हैं। तो और उसको फेंकने का भी ये है कि नॉट्स बना के, ताकि वो उस तरह से ना उड़ते फिरें। तो मुझे बहुत ही मैं टोकरी इस्तेमाल करती हूँ, तो ये चीज़ थी जहन में। और फिर जब ये इंसिडेंट हुआ तो फिर मैंने सोचा कि अब कहानी बनती है ना। तो दूसरे भी इसी तरह बास चीज़ें, अभी आपने मेरे तारुफ में छिछोरी की बात की, वो तो बिल्कुल नई किताब है और वो किसी चीज़ से दुनिया में मुझे खौफ आता है, वो छिपकली है। तो फिर मैंने सोचा कि अब इस पे लिखी दी जाए एक कहानी, तो वो कहानी जब बच्चों के लिए लिख रहे होते हैं, इसमें हमें जिस तरह आप काला भूत का जिक्र कर रही हैं, आपकी तो थैली के बारे में, बट यू नो हिस्टोरिकली काला हैज़ बीन यूज्ड पेजोरेटिवली, नेगेटिवली। ओहो, मैं किसी को कह रही थी शहजाद कि मैं अब यूसी उस वक्त एक वो चीज़ पॉलिटिकली क्या वो सही है गलत है वो सब नहीं था ना, तो लिख दिया। मैं यही बता रही थी किसी को कि अब मैं कभी भी काला भूत ना नाम देती हूँ उसको, लेकिन जी वो हो गया। हाँ, तो ये जब चिल्ड्रंस जनरली, मैं आपको नहीं कठेरे में नहीं मगर आप सही कह रहे हैं कि ये बच्चों के लिए हम लिख रहे होते हैं, इवन डिज़ाइन लैंग्वेज में कि आप किसी और को, चाइनीज़ को कैसे बना रहे हो, ये बना रहे हो, कितना सोचना पड़ता है कि कुछ ऐसा ना हो जिसका कहीं और ही बच्चे मतलब निकाल लें। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे इतना उस पे वक्त सर्फ करना होता है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ शायद, मुझे इसलिए कोई कॉन्शियसली मैंने वैसा नहीं किया है। लेकिन बस ये काला भूत का वो है कि मुझे अफसोस है कि ये नाम मैंने रखा। उस वक्त बहुत ज़्यादा काली थैलियाँ थीं सर्कुलेशन में। अब लेकिन देखिए ना, प्लास्टिक है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, चाहे वो काली हो, पीली हो, नीली हो, जिस रंग की भी हो, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये कान पकड़े अब आइंदा नहीं जी। तो इवन बाकी जो हैं, अगर वो इवन ओला बगोला, उल बिलाओ जो है जी, वो भी एक वो विदाउट गेटिंग कैंसल मलिक रियाज टाइप कैरेक्टर नहीं प्लीज, वो दैट्स द मॉन्स्टर ऑफ ग्रीड जो हम सब के अंदर है। और वो जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो भी बड़ी पुरानी किताब है मेरी, और उस पर बड़ी लेदे हुई थी।
और मुझसे कहा गया कि आप तो डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ हैं। मैंने कहा मैं डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन ये जो बेलगाम जो चीज़ें हो रही हैं, दरख्त हम काटे जा रहे हैं, हम वेपन्स इस्तेमाल करते हैं, हम बिल्डिंग पे बिल्डिंग खड़ी करते जा रहे हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 30 years ago और मोर वो किताब जो है। तो अब हम हाल देख रहे हैं ना, शहर का भी आप हाल देख रहे हैं कि क्या हुआ है। तो मेरा सिर्फ ये था कि ये जो हमारी लालच है सबकी कि बस मालदार कैसे बन जाएं, और उसके बरखिलाफ़ जो भी मतलब जो भी कुछ होता है, सत्यानाश हो रहा है माहौल का हमारे आसपास, जो भी कुछ, तो वो किया जाए, उससे कोई गर्ज़ नहीं कि आगे इसके रिपरकशंस क्या होंगे। आई थिंक मे बी आप थ्रू फिक्शन यू कैन से अ लॉट मोर। अगर आपने बुर्का वेंजर कभी आपने देखा, वो एक शो आता था। जी हल्का सा कुछ मुझे याद है जी। अच्छा, वो आपने को बुराई नहीं की, वो मैं लिखता, उनकी कुछ एपिसोड्स मैंने भी लिखी हैं। अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ, तो उसमें एक एपिसोड यही था कि एक दफ़ा बच्चों को पता चलता है कि कुछ बच्चों के रेड डॉट हैं, कुछ के ब्लू डॉट हैं, कुछ के येलो डॉट हैं। फिर उनको आके कोई उनका ये कोई ऊला बूला टाइप का आके वो बोलता है कि ये पीले डॉट वाले तुम्हारे एनिमीज़ हैं। तो लाल अच्छा। और ब्लू वाले मिलके पीले को भगा देते हैं, फिर लाल और ब्लू लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो जो अक्लमंद लोग हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं पाकिस्तान में किस चीज़ की बात कर रहा हूँ जब मैं ये बातें करता हूँ। तो ऐसी कहानियाँ जिस तरह आपने भी जिक्र किया, एज एन एजुकेशनलिस्ट ऑल्सो, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक दे आर, एंड डू यू थिंक दे स्टिक? अगर इस तरह की बात जो आपने भी अभी कहानी सुनी, कहीं ना कहीं आपको लगता है बच्चों के सबकॉन्शियस में रहती हैं ये बातें कि फिर वो आगे जाकर हाउ दे थिंक अबाउट द वर्ल्ड, हाउ दे थिंक अबाउट डेवलपमेंट, इट अफेक्ट्स देम? शहजाद, अगर मेरा बस चले ना तो मैं तालीम सिर्फ ये मुख्तलिफ़ कहानी की किताबों से करूं, क्योंकि जो कुछ वो सिखाती हैं ये किताबें, वो हमारी टेक्स्ट बुक्स नहीं सिखा पा रही, और उसका तो सबूत हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इतनी मुख्तलिफ़ किताबें कहानियों की और लोगों ने लिखी हैं, अच्छी हैं बुरी हैं जो भी हैं, लेकिन जो अच्छी हैं मेरा ख़्याल है वो बहुत कुछ सिखाती हैं, और उनके ज़रिए अगर हम तालीम दें, जो शुरू में जब बुक ग्रुप शुरू किया उसकी वजह वही बनी कि बच्चे उर्दू की निसाबी किताबें नहीं पढ़ना चाह रहे थे, उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी। और हम भी यानी देखिए हमारा बचपन कुछ और था, और इतना कुछ एक्सपोजर नहीं था जो अब जो बच्चों का है ना हमारे पास टेलीविज़न था, ना हमारे पास कोई उस तरह की चीज़ों के साथ एक्सपोजर था। फ़िल्में ज़रूर देखते थे, जाते थे फ़िल्म देखने बहुत शौक़ से, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये बच्चे जो थे वो ये टेक्स्ट बुक्स इस तरह की डल टेक्स्ट बुक्स नहीं पढ़ना चाहते थे। तो मेरे मियाँ के पास बच्चों की किताबें थीं जो रशिया से, चाइना से और इंडिया से उर्दू में यहाँ पर एग्ज़िबिशन्स हुआ करते थे, और उसमें ये ट्रांसलेशंस वाली, क्योंकि वो तो दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में ट्रांसलेट करके और उन मुल्कों में भिजवाते होंगे, तो वो जमा करते थे, उनको शौक़ था। और ये हमारी शादी से पहले की बात है कि उनके पास ये किताबें मौजूद थी। तो उन किताबों को देखकर मुझे ख़्याल आया, और मैं स्कूल लेकर गई और मैंने उर्दू टीचर से कहा कि आप ये पढ़ाएं, और बच्चों को दिलचस्पी पैदा हुई, क्योंकि फुली इलस्ट्रेटेड किताबें थी वो, बहुत ही ख़ूबसूरत। ये और बात है कि कॉन्टेक्स्ट जो था
वो उन मुल्कों का था, चीन का था या ये जो सारी किताबें, तो उससे फिर ख़्याल आया कि हमें अपनी किताबें बनानी चाहिए। तो यूँ ये सारा सिलसिला, तो मैं कहना यही चाह रही हूँ कि और जब ये सिलसिला शुरू हुआ और कहानी की किताबें, तो फिर मैंने पहली जो किताब लिखी, इलस्ट्रेट की, उसके बाद उसके लिए टीचर्स गाइड भी बनाई कि इसको क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में जाके टीचर्स की ट्रेनिंग की कि इन कहानियों की किताबों को आप एज टेक्स्ट मटेरियल कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी इफ़ादियत क्या है और कितनी अहम है। तो बिल्कुल असर होता है शहजाद। ये देखें, अच्छी यानी लोग कहते हैं ना, तस्वीरें, छोटे बच्चे जब होते हैं, आप 10, 12, 13 साल तक की उम्र में, बल्कि बड़े भी, आप मैगज़ीन्स उठाते हैं और चीज़ें, तस्वीरें देखते ही हैं, है ना, सभी पसंद करते हैं। कुछ मैगज़ीन तो लोग खरीदते ही हैं, बिल्कुल, तस्वीरों के लिए। तो इसलिए तस्वीरी कहानियाँ तो बड़ी ज़रूरी थी बच्चों के लिए, पिक्चर बुक्स, और उसमें ज़्यादा दिलचस्पी बच्चों को, जब वो पढ़ना समझना उसको, तो मेरा ख़्याल है कि बहुत अहमियत है। जो आपका सवाल था कि क्या वो जहन में रहती हैं, बिल्कुल रहती हैं, बिल्कुल। यू नो, व्हेन आई इवन थिंक बैक, जाहिर बात है मेरे जो टीनेज के ईयर्स हैं वो तो मुझे अच्छी तरह याद है। आजकल जेके राउलिंग कुछ अजीब बातें कहती हैं, बट मैंने तो बड़ा सीखा हैरी पॉटर से। बट व्हेन आई गो बैक, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, गूज़बम्प्स से तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ सीखा, सिर्फ खौफ ही आया मुझे ज़िंदगी में। बट डिड आई ड्राइव एनी लेसन्स? आई एम नॉट श्योर। सो इफ आई, या तो मेरी मेमोरी बहुत बुरी है, या डू यू फील कि ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, इवन अगर मुझे नहीं याद? हाँ, सबकॉन्शियस लेवल पे, बिल्कुल सबकॉन्शियस लेवल पे। मुझसे भी अगर आप पूछेंगे तो ज़रूरी नहीं कि मुझे विलियम की सीरीज़ जो मेरे अब्बा की होती थी और वो साथ लेकर आए थे, वो बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ही वो शरीर एक बच्चा और उसकी रिपाटी और वो सब बड़ा, तो वो पूरी सीरीज़ हमारे घर में क्योंकि मौजूद थी तो वो मैं पढ़ती थी। और फिर स्कूल के ज़माने में एनिट ब्लाइटन, ज़ाहिर है हम सब ने ये सब किताबें पढ़ी हुई हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो याद हैं। और मुझे जो फ़िक्शन नहीं पढ़ना चाहिए था वो भी मैंने पढ़ लिया था 13-14 साल की उम्र में। मैंने उर्दू के जो प्रोग्रेसिव राइटर्स हैं उनको मैंने पढ़ लिया था, उनके अफ़साने मैंने पढ़े थे। तो मैंने मुंशी प्रेमचंद और किशन चंद और ग़ुलाम अब्बास और मंटो और इस्मत और सबको पढ़ा था। और हमारे ज़माने में वो 8-8 आने की लाइब्रेरीज़ होती थी, होल इन द वॉल, और वो आप एक हफ़्ते तक रख सकते थे किताबें। वहाँ पर वो वाले नॉवेल्स भी मिलते थे, AR ख़ातून और रज़िया भट्ट के, वो भी शौक़ से लेकर आते थे। लेकिन मेरा ख़्याल है आपको कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको मायल करते हैं अच्छा लिटरेचर पढ़ने पर। तो उस उम्र में भी मेरे अब्बा की कज़न की बेटी थी जो लॉ कर रही थी, उन्होंने मुझे, उनके पास बहुत सारी इस तरह की किताबें थी और उन्होंने मुझे मायल किया। फिर हसीना मुइन ने मुझसे कहा कि अगर एक नावल पढ़ना है अच्छा तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का आग का दरिया पढ़ो। तो आग का दरिया उस ज़माने में तो पढ़ लिया, समझ में बिल्कुल नहीं वो किताब आई, बड़ी मुश्किल उस तरह से कि उसका कैनवस इतना बड़ा, इतना वसी है और ऐसी बातें हैं। लेकिन फिर मैंने उसको कम से कम 2-4 मरतबा और पढ़ा है अपनी ज़िंदगी में, और हर बार चीज़ें खुली हैं। और बहुत ज़्यादा मैं मरूब हूँ कि इतनी कम उम्र में, शी वॉज़ इन हर 20s, और उन्होंने वो किताब, इतनी फ़िनोमिनल किताब उन्होंने लिखी है। तो ये चीज़ें असर तो करती हैं ना, लिटरेचर देखे ना, असर तो करता है बहुत आपको कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जाके। और ये सब जो भी आगही आती है वो उसके ज़रिए आती है। आपकी अभी बात सुनकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस्मत चुग़ताई हमसे मिस हो गई हैं। अभी जो हम हीरोज़ लिस्ट
बना रहे थे। अब अगले साल के लिए एक लिस्ट मैंने बनानी अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि इतने लोग हर दफ़ा जब बात करते हैं तो मिस हो जाते बहुत हैं। लोग हैं। आपने जिक्र किया कुर्तलैन का, जी। परवीन शाकिर हो गई, किश्वर नाहिद हो गई, एक प्रोग्रेसिव फेमिनिस्ट वॉइसेस उर्दू लिटरेचर में बहुत हैं। पर क्या आपको लगता है कि कुछ जो रिग्रेसिव वॉइसेस हैं, इंक्लूडिंग सम वुमेन हु हैव रिटन रिग्रेसिव कैरेक्टर्स, वो ज़्यादा आम हो गई हैं? ये चीज़ें खुद से होती हैं, कोई करता है? इसका जवाब मैं नहीं दे सकती कि कोई जानबूझकर करता है। बट हो क्या, हुई तो हैं ये ज़्यादा मशहूर फॉर सम रीज़न। मुझे या तो समझ नहीं आ रही कि आपका इशारा किस तरफ है। अक्सर लोग कहते हैं कि हुमैर अहमद का कुछ काम जो है वो काफ़ी रिग्रेसिव मैंने पढ़ा नहीं है, बट सीम्स टू बी अ लॉट मोर पॉपुलर। मैंने नहीं पढ़ा, मैंने उनकी कोई किताब पढ़ी नहीं है। अगर वो ड्रामा बनी है तो शायद देखा हो मैंने, लेकिन किताब नहीं। किताबें मैंने अभी जो आ रहे हैं कंपेयर टू मे बी द हेडेज ऑफ पीटीवी, कुछ अच्छे भी आ रहे हैं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं देखता, लेकिन अच्छा, मैं देखती हूँ। मैंने आज सुना है कि खलील साहब ने एक और कोई मिसाइल लेटेस्ट छोड़ा है जो बहुत ही कुछ टीचर स्टूडेंट रिलेशन टाइप सीन है। ना ही करें, क्योंकि वाकई वो बहुत ही अजीब व गरीब जुमले भी उसमें और बहुत कुछ ऐसा है। लेकिन ये कि कुछ आजकल मैं एक देख रही हूँ केस, शासिब खानज़ादा वाला जी, केस नंबर 9 जी, केस नंबर 9। या मैं देख रही हूँ जमा तकसीम, जॉइंट फैमिली सिस्टम पर जो है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ बहुत बेहतर, बहुत अच्छे ड्रामे भी आ रहे हैं। तो वो बहुत कुछ सोचने समझने को भी है माशरे में, क्योंकि मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में ड्रामे देखे जाते हैं, बहुत देखे जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि अब हम बिल्कुल ऐसे नहीं बना रहे, वो भी ज़्यादती है ना। आपको तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया है कि क्योंकि पीटीवी पे इतने कम आते थे और एक मेमोरी भी है, तो ऐसा लगता है कि जो पहले थे वो बेहतर थे, अच्छे थे, बिल्कुल बहुत अच्छे ड्रामे थे। देखिए, पीटीवी एक अकेला चैनल था, लेकिन बच्चों के प्रोग्राम आते थे। हमारे कितने चैनल हैं? 100 तो होंगे, 80 होंगे, जो भी होंगे। एक चैनल नहीं है बच्चों का, एक चैनल नहीं है जो आधा घंटा भी बच्चों का प्रोग्राम करे। तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती है ऐसे मुल्क में जहाँ लिटरेसी का ये जो हाल है हमें मालूम है, और कुछ अच्छी बातें सिखाई जाएं, लेकिन या तो ड्रामे हैं या टॉक शोज़ हैं या क्या हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस हैं, लेकिन बच्चों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। बिलाल मकसूद एक बहुत अच्छा, बिलाल, बिल्कुल बिलाल, बिलाल बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। बाय द वे, बिलाल वाज माय स्टूडेंट जी। इंडस वैली में मैं इलस्ट्रेशंस 3 साल मैंने पढ़ाया था, तो उसका पहला बैच था। और तो बड़ी खुशी होती है, मुझे बहुत फ़ख्र है कि बिलाल ये काम कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा क्या है, समथिंग दोस्त, कुछ हाँ, पक्के दोस्त जी जी जी, सेसमी स्ट्रीट जी जी जी। मेरे ख्याल से उन्होंने ट्रेनिंग भी उन्हीं के किसी से ली। सेसमी स्ट्रीट पाकिस्तान भी आया था, बट उधर वो नहीं तो जाते, पीरज़ादा के वहाँ पर फिर कुछ मसले हुए थे, खबरें आई थी कि कुछ इधर उधर हुई हैं चीज़ें, बट चले। बट पीटीवी पे तो स्पेशली आते थे बच्चों के, तो बहुत प्रोग्राम बहुत आते थे प्रोग्राम्स, और बच्चों को गाने के ज़रिए कितना कुछ सिखा गए सोहेल राना, है ना। तो हतीका कैनी आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम दैट शो, आई बिलीव। Probably नाजिया certainly did, है ना। तो ये और सोहेल राना का मसलन एक रागों पर था और एक जो इस्लामी महीनों पर था,
तो वो तो स्कूल में मैं टीचर्स से कहती थी कि ये गाने, क्योंकि आज तक मुझे भी इस्लामी महीने जो है, अगर मुझे ये होता है कि इसके बाद कौन सा, तो आई रन दैट सॉन्ग इन माय माइंड। अगर ये उनका है, बट हमारे स्कूल में तो ये पढ़ा है, बाकी छः की ये तरती, बिल्कुल ये बिल्कुल उन्हीं का है, उन्हीं का है। हर पाकिस्तानी को उसी तरह नहीं, तो देखे ना कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। उनके बहुत अच्छे अच्छे गाने, बहुत सारे, तो वो थे। फिर वो थी नाहिद न्याजी और मुस्लिहुद्दीन, जो ईस्ट पाकिस्तान के थे म्यूज़िक कंपोज़र। वो दोनों मियाँ बीवी भी बच्चों को गाने सिखाते थे, प्रोग्राम उनका भी एक था। ये सब पीटीवी के ज़माने में, और दूसरे भी आते थे, अक्कड़ बक्कड़ और सजगप, और जो सलीमा हाशमी और उनके मियाँ करते थे। I mean, is it not profitable, not interest? That is what they say, which I am not ready to believe, क्योंकि आप इतने सारे बच्चों के प्रोडक्ट्स बेचते हैं टेलीविज़न पे, कमर्शियल्स कितने होते हैं, है ना, डायपर से लेके और बिस्किट तक, और मतलब हर चीज़ आप खरीदते तो माँ बाप है ना। नहीं, तो मेरा मतलब है कि आपको स्पॉन्सर्स कैसे नहीं मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते हैं बच्चों का अगर प्रोग्राम करें। तो मुझसे किसी ने कहा भी था कुछ साल पहले, और मैंने 2-3 किस्तें लिखी भी, लेकिन कुछ हुआ करा नहीं फिर। तो आप कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप कह रहे हैं, आई थिंक अब तो टाइम आपके पास कम लाइफ में, आप बिज़ी हैं, बट सोशल मीडिया पे कुछ करें आप, आपकी वो तो हैं, किताबें तो हैं। शहजाद, सोशल मीडिया पर मैंने जब कोविड हुआ तो हम लोग बेटे के पास अमेरिका में थे, तो मेरे बेटे ने ही मुझे सुझाया कि आप यहाँ से बैठ के पाकिस्तान के बच्चों के लिए कर सकती हैं, और आप कहानियाँ अपनी रिकॉर्ड करें। अपनी से मुराद न सिर्फ मेरी, क्योंकि हमारी पोतियों के पास तो मेरी किताबें तो हैं, लेकिन उर्दू की कम ही हैं, बाकी सब अंग्रेज़ी की हैं, और उनकी लाइब्रेरी में हज़ारों किताबें हैं। तो मैंने 200 दिन तक बग़ैर किसी ब्रेक के 200 रिकॉर्डिंग्स की फॉर 200 डेज़ लगातार। और मुझे एक पर्पस मिल गया उस ज़माने में, कोविड वाले साल, और मैं उठाती थी किताब, देखती थी लाइब्रेरी में कि आज कौन सी, और ज़्यादातर मैं जो अंग्रेज़ी में भी थी तो उनको मैं फिर तर्जुमा करके उर्दू में सुनाती थी। बाज़ मैंने अंग्रेज़ी ही में पढ़ी, लेकिन ये कि मैं वो रोज़ कर रही थी। तो 200 की मैंने, और यहाँ से मुझे बेशुमार लोगों का फ़ीडबैक आया, क्योंकि उस वक्त सब लोग तरस रहे थे, ऑनलाइन मटेरियल चाहिए था लोगों के पास, कि चाहे वो 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, आधे घंटे का हो। तो ये तो किया, लेकिन अब कुछ करना ऑनलाइन मुझे नहीं पता, ज़रा सा मुश्किल है। जो बच्चों का जिस तरह ये कोको मेलन टाइप कंटेंट जो है, वो तो अब बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि ये तो जहर है, ये तो बच्चों के जहन हाईजैक कर लेता है। सो दैट अगेन मे बी शायद नॉस्टैल्जिया है, बट दैट पीटीवी स्टाइल ऑफ काम, बैठे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है 50,000 कलर्स हैं, बट दैट सॉर्ट ऑफ स्कूल स्टोरी टाइम, बट ऑन द इंटरनेट। जी, मेरे ख्याल है कुछ लोग शायद कर भी रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं बहुत है। बड़ी दुनिया भर में जी हैं खातून, वो तो साइन लैंग्वेज उसकी बात कर रहे हैं, नहीं, जो रेचल, अच्छा वो भी रेचल नाम है उनका, जो साइन लैंग्वेज सिखाती हैं। वो जो अभी जिन्होंने गाज़ा के लिए भी गाने, एक फ़लस्तीनियन बच्चे के साथ भी, अच्छा नहीं, वो नहीं, हाँ नहीं, रेचल से मुझे उनका ख्याल आया। तो शी इज़ वेरी बिग इन दिस स्पेस। तो ये पाकिस्तान में एक अपॉर्चुनिटी बहुत है, अगर कोई जी पाकिस्तानी मिस रीजन बन सके तो आई डू थिंक देयर इज़ अ मार्केट फॉर इट, बट
ज़रूरत तो बहुत है, ज़रूरत तो बहुत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चों के लिए, देखिए बच्चों के लिए फ़िल्में नहीं बनती, बच्चों के लिए बहुत कम प्लेस, थिएटर मेरा मतलब है होता है, और बच्चों के लिए टेलीविज़न नहीं है, तो ये तो है। आपने जो चिल्ड्रंस शुरू हुआ था, फिर आप साथ चिल्ड्रन फेस्टिवल में आ गई थी, अब वो लर्निंग फेस्टिवल हो गया, तो वो शहर में भी जब होता है, आउटसाइड ऑफ द अर्बन सेंटर्स, आई थिंक कुछ 80 हो चुके हैं, अब तो ज़्यादा हो गए, 94 माशाल्लाह। वो बेला रज़ा जमील ने शुरू किया, और उनको आइडिया आया था मीना का जो KLF, तो अमीना सैयद उसकी समझिए को फाउंडर हैं, बेला फाउंडर हैं, और बेला ने मुझसे कहा 2011 में नवंबर में वो लाहौर में करना चाह रही थी, तो सो आई वाज ऑन बोर्ड एज एन एडवाइज़र, और मेरे अलावा फौजिया मिनल्ला हैं जो इस्लामाबाद में रहती हैं, और ज़ुबैदा जलाल हैं जिनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, और कुछ सालों से मेहताब राशदी हैं हमारे साथ, तो और पीटर जेकब हैं जो लाहौर में होते हैं। तो हम लोग ये एडवाइज़री बोर्ड है, और मेरा ख़्याल है कि हमने कोशिश तो ये की है कि थरपारकर से लेके स्कर्दू तक हमने कई जगहों पर, और जैसा कि मैंने कहा कि अब इतने हो चुके हैं, और 100वां कब होगा मैं कह नहीं सकती, लेकिन ये कि बहुत जल्द शायद। तो चंद शहरों में मैं ये नहीं कहूँगी कि वो एक ही हुआ, और ये जो इतने हुए हैं ये सारे इतने शहरों में हुए, क्योंकि चंद शहर ऐसे हैं जहाँ मल्टीपल भी हुए हैं, यानी 3-4 मरतबा हुए हैं। कराची में हुए हैं, लाहौर में हुए हैं, इस्लामाबाद में हुए हैं, पेशावर में 2 मरतबा हुआ, तो भावलपुर में भी 2-3 बार, लेकिन बाकी फिर एक हुए हैं, विच इज़ अगेन नॉट इनफ। यू सी, समबडी हैज़ टू टेक इट अप कि ठीक है ये एक प्रोटोटाइप है, और हम चाह भी यही रहे थे शुरू से। एक आइडिया ये था कि आप लोग कुछ स्कूल्स का क्लस्टर यानी मिलकर भी एक बड़े स्कूल में कर सकते हैं। जब आप अगर ये मिट्टी जाकर हो रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक द जनरल करिकुलम इज़ लैकिंग वेयर दिस कैन प्लग इन, एंड व्हाट इज़ द फीडबैक जब ये होता है? देखिए हमारे जो एक तरह से मेंटोर हम सब की ज़ुबैदा मुस्तफ़ा, उन्होंने जब हमसे ये कहा कि इसमें साइंस भी का स्ट्रैंड भी शामिल करो, या इसमें लाइब्रेरीज़ पे बात होनी चाहिए, है ना, या जो वो बहुत जिस बात को करती रही कि अंग्रेज़ी जो है वो शुरू से नहीं बल्कि पहले मादरी ज़बान में अगर पढ़ाई हो तो बच्चे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। तो हमने उनकी ये सारी बातें अपनाई, और वो भी बहुत सारों में आती थी साथ। उनकी बीनाई का मसला होने के बावजूद इतनी वो हिम्मत वाली थी, और तो हमारा ख़्याल है, देखिए बच्चे उसमें हम क्या चाहते हैं कि एक तो दे आर रबिंग शोल्डर्स विद ऑल दीज पीपल जो स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, साइंस से ताल्लुक़ है, थिएटर वाले हैं, म्यूज़िशंस हैं, डांसर हैं, जो भी सारे, एंड ऑफ कोर्स ऑथर्स हैं, इलस्ट्रेटर्स हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि फेस्टिवल 2 दिन का होता है बच्चों का, तो हर और साइमल्टेनियसली बहुत सारे चीज़ें हो रही होती हैं, तो बच्चे और हेरिटेज पे भी बात होती है। और जैसे जब सखर में हो रहा था या लाड़काना में हो रहा था, और बच्चों को अगर नहीं मालूम कि मोहनजोदाड़ो के बारे में, तो आप सोचिए कि
कैसी हमारी बदनसीबी है ना। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें जो हैं इतनी अहम है कि हम इसके ज़रिए कम से कम वो गैप्स जो हैं इसको हम पूरी तरह तो फिल नहीं करते, न कर सकते हैं, लेकिन किसी हद तक हम बच्चों को वो छोड़ते हैं। कुछ बच्चों के साथ टीचर्स आते हैं तो कम से कम टीचर्स भी सुनते हैं और कुछ समझते हैं। क्यों लग रहा है कि दिस इज़ वैसे ही कि करिकुलम का हिस्सा है, लेकिन क्या चीज़ कोताही में मोंजोदाड़ो नहीं बताया, या आपको लगता है कि जान नॉट टू गो कंस्पिटोरियल ऑन यू, बट देयर सर्टेन थिंग्स अबाउट आवर हिस्ट्री जो वैसे ही हम बच्चों को शायद उससे दूर रखना चाहते हैं। जी बिल्कुल है, ऐसा है जी। तो अब क्या किया जाए? इसमें मादरी ज़बान में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कि ठीक है हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, बट ऑल्सो साइंस शोज़ के एटलीस्ट अर्ली एजुकेशन आपकी जो मदर टंग में होगी वो बेहतर तौर पे, बिल्कुल बेहतर तौर पे समझ सकते हैं ना, कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझते हैं बच्चे अगर मादरी ज़ुबान में हो। लेकिन उसमें देखिए मसलन सिंध में हैं स्कूल्स जो सिंधी ज़ुबान में पढ़ाते हैं। अब कैसा पढ़ाते हैं ये चीज़ें 2-3 उससे आपको देखनी होती हैं पैरायों में कि किस तरह का कंटेंट है, और ये कि मादरी ज़ुबान में तो पढ़ा रहे हैं लेकिन वो भी जो कंटेंट है वो कैसा है, तो वो क्वालिफाई करता है क्या, बच्चे सही चीज़ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं। तो बहुत सारी ये जो ITA ही ने स्टडीज़ की हैं, असर के नाम से रिपोर्ट्स, वो एक एनुअल रिपोर्ट होती है। तो 5वीं जमात का बच्चा अगर दूसरी जमात का काम नहीं कर सकता, तो ये सारे बहुत तकलीफ़ दे गैप्स हैं। और उसमें मेरा ख़्याल है टीचर ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हाथ वो होता है कि टीचर्स ट्रेंड हों और मुसलसल ट्रेनिंग्स हों। स्टेट शुड स्टेप इन थिंग्स लाइक दिस, राइट? जी आप पंजाबी में लेट्स से आपने फ़िज़िक्स अगर पढ़ानी है, क्या वो अवेलेबल है, नहीं है, तो आप अवेलेबल नहीं, आप वहाँ तक मत जाइए ना शहजाद, आप बेशक अंग्रेज़ी में वहाँ तक पढ़ाइए। हम तो शुरू के सालों की बात कर रहे हैं, शुरू के चंद साल जब बच्चे का बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि आप फॉर्मेटिव ईयर्स जो शुरू के होते हैं, फॉर्मेटिव ईयर्स, तो उसमें अगर मादरी ज़ुबान में पढ़ाया जाए तो वो बेहतर कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। सिंध में जो सिंध एजुकेशन बोर्ड है या पंजाब में पंजाब को चाहिए कुछ एक बेसिक कंटेंट, आई डोंट नो कितना डेवलप किया है कितना नहीं किया है, बट आई डू थिंक कि पंजाब में तो प्राइमरी एजुकेशन पंजाबी में होती भी नहीं, उर्दू में होती है। तो पंजाबी में नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, तो ये गलत बात है। बलूचिस्तान में बलोची में नहीं होती, तो बलोची में बच्चों की कहानियों की किताबें भी बहुत ही कम हैं, ना होने के बराबर हैं। तो ज़्यादती है ना ये सारी। स्टेट को स्टेप इन करना चाहिए कि चले अगर आपकी किताब एक सेलेक्ट हो गई, अब वो पूरे पाकिस्तान में उसकी ट्रांसलेशन करवा कर पहुँचा कर गिलगित में जो ज़ुबान बोलते हैं वहाँ पर उनके पास देखिए ना, वैसे तो हम कहते हैं ना कि 75-76 ज़ुबानें हैं पाकिस्तान की, लेकिन चलें जो स्क्रिप्ट्स हैं जिसके वो कम हैं, तो जितनों के स्क्रिप्ट्स हैं तो कम से कम उन ज़ुबानों में तो ये तर्जुमे हो सकते हैं, कम से कम सूबाई लेवल पे तो हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जो भी आपने किताबें या करिकुलम सबको भेजें, बोले अपनी ज़बान में जी, और हर जगह दें जी, पश्तो में होना चाहिए। और जो हुई भी हैं अगर, तो बदकिस्मती से वो टीचर्स भी नहीं पढ़ सकते। देखिए ना, ज़बानें ख़त्म कैसे होती हैं। मेरा ख़्याल है कहीं एक स्टडी मैंने पढ़ी थी कि पता नहीं कितनी हज़ार 20,000 या इतनी ज़ुबानें फ़लाँ साल तक सब ख़त्म हो जाएंगी।
तो वो तो एक पूरा सिलसिला चल ही रहा है ज़ुबानों का ख़त्म होने का, और वो इसी तरह ख़त्म होती है कि जब आप बच्चों के लिए काम नहीं करेंगे उन ज़ुबानों में, और बच्चों की किताबें अगर नहीं बनाएंगे, अगर पढ़ने को ही नहीं है, तो कहाँ से वो ज़ुबान जो है वो बोलने की हद तक शायद घरों में अगर बोली जा रही है तो वो ठीक है, लेकिन पढ़ लिख तो नहीं सकते, तो वो ख़त्म हो जाती है फिर। तो ये ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये दुनिया भर में हो रहा है, और ये अफसोस का मुकाम है, क्योंकि ज़ुबान जो भी ज़ुबानें बनी हैं, और सैकड़ों ज़ुबानें हैं दुनिया में जो बोली जाती हैं, तो वो इनके कितने मराहिल रहे होंगे, कैसे ये परवान चढ़ी हैं, कैसे ये बनी हैं, और लोगों तक वो है ना, तो और कम्युनिकेशन का ज़रिया है ज़ुबान। मेरी एक किताब है जो जिंगल्स इन द जंगल, जंगल में मंगल, वो बाइलिंगुअल, मैं ज़्यादातर किताबें अब बाइलिंगुअल ही लिख रही हूँ, तो उसमें मैंने वही सोचा कि ज़ुबान कैसे बनी होगी और मौसीकी कैसे बनी होगी, कहाँ से शुरुआत हुई होगी। तो मुझे यही सूझा कि ये जंगल ही में, क्योंकि हमने कुदरत ही से सीखा है, जो कुछ भी सीखा है हमने कुदरत से सीखा है। तो अगर हम परिंदों को उड़ते हुए देखकर ये ख़्याल ना आता कि हम भी उड़ सकते हैं, तो हवाई जहाज़ ना बनते, और पानी के कश्तियाँ या जहाज़ ना बनते अगर मछलियों को तैरते देखकर ये ख़्याल ना आया होता, है ना। तो इसी तरह ये जो सारी आवाज़ें हैं जो जानवरों की भी और कुदरत की, और यानी बारिश के गिरने की या पत्तों की सरसराहट की या जो भी कुछ जानवरों की बोलियाँ, तो उन्हीं से इंसान ने उसी से सीखा होगा कि अच्छा हम आपस में किस तरह बात करें, बोलें, और मौसीकी भी इसी तरह से बनी होगी। तो ये बड़ा मुझे ये चीज़ बड़ी जब मैं सोच रही थी इस कहानी के बारे में, तो मुझे बड़ी एक दिलचस्प वो लगी बात कि हाँ, ये शायद इसी तरह से हुआ होगा। इसमें जो आपने कहा कि पढ़ना, क्या आपको लगता है वाकई या ये ज़्यादा एग्जैजरेटेड है कि आजकल बच्चे नहीं पढ़ते, या आपको लगता है वाकई ये मसला है? मसला है, उससे हम नज़र नहीं चुरा सकते, लेकिन ये भी मुख्तलिफ़ घरानों पे डिपेंड करता है। आप देखें कि माएँ जो हैं, आपने भी देखा होगा, मैंने तो बहुत देखा है कि चंद महीने का बच्चा है वो, और उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया है ना, तो वो एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, या आपकी जान छुड़ाने को कि वो मसरूफ़ रहेगा। ये बच्चा खाता नहीं है तो उसको ये दिखाना ज़रूरी है, अरे भाई बाकी बच्चे भी खाते ही थे, किसी तरह से बड़े हुए ही हैं सारे। लेकिन अब ये इतना एक आम वो हो गया है, और इतने छोटे छोटे बिल्कुल जो गोद के बच्चे हैं, और फिर टॉडलर्स हैं, और सभी को उस पे लगा दिया है। तो उनका तो कसूर नहीं है, वो तो वालिदैन का है। मेरे घर में मेरे घर से मुराद मेरे दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, लेकिन उनके बच्चे तो मैंने तो ये देखा कि हमारी बहू भी और हमारी बेटी भी, यानी उनके बच्चे पैदा नहीं हुए थे और उससे पहले किताबें जमा होनी शुरू हो गई थी, और उनका पूरा जो फोकस होता था, उन्होंने अपने घर में टेलीविज़न भी नहीं रखा था। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप कॉन्शियसली इस चीज़ को समझें और करें, तो जिसके लिए वालिदैन नहीं है तैयार, और इसीलिए हमारे यहाँ अगर 500 भी किताबें, आप भी अब किताब आपने लिखी है, 500 भी अगर निकल जाएं तो बहुत बड़ा कारनामा समझा जाता है कि ये किताब लिखी। अब आप सोचें, एक तरफ अपने मुल्क की आबादी, और फिर देखें कि तो रोने का मकाम तो है। आई थिंक वही 300 आई थिंक ऑर्डर थे मेरे, प्री ऑर्डर, और उन्होंने कहा कि ये हमारी तारीख में सबसे ज़्यादा, तो अगर 300 इज़ द रिकॉर्ड फॉर प्री ऑर्डर्स, तो मैंने गलत तो नहीं कहा? तो फिर आप हिसाब लगा जी, मुझे मालूम है ना, मुझे मालूम है कि क्या होता है।
तमाहे तो प्रिंट रन ही 500 के होते हैं कि 500 भी नहीं बिकेंगी, तो अगर 500 बिक गई फिर दूसरा प्रिंट रन करेंगे। तो पब्लिशिंग में अगर कोई आना चाहता है, क्या करे, किस तरह करे? तो मुझे भी अब सवाल आने शुरू हो गए, मतलब मुझे तो नहीं पता, आप ही थोड़ा गाइड कर दें। एज अ पब्लिशर क्या करें? फिर इफ पीपल वांट टू पब्लिश अ बुक, जी मेरे पास सवाल आते हैं ये। कुछ लोग, उनके बच्चे अगर बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो उनका दिल चाहता है कि उनके बच्चों की किताब छपे। तो मैं कहती हूँ कि देखिए, आप पब्लिशर्स के पास जाएं और उनसे पूछें, लेकिन एक बात समझ लें कि बहुत महंगा काम है ये। तो पब्लिशर पैसे जब ही लगाएगा या लगाएंगी जब उनको ये यकीन हो कि ये बहुत इसका जो मयार ऊपर, और जो पैसे इन द एंड तो बिज़नेस है ना, तो उससे पैसे बनेंगे। वरना ये है कि आप सेल्फ पब्लिश करें, आप ख़ुद छाप लें जो भी तादाद, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने ख़ानदान ही में बांटना चाहें वो कि आपके बच्चों की लिखी हुई है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि हमारे यहाँ किताब पब्लिश करना जो है, मैंने चंद किताबें हमने अपने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है और उससे हमने की हैं, और हमें पता है कि कितना बहुत ही दिल गुर्दे वाला काम है, और उसमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, पैसे नहीं आते। और आपसे डिस्ट्रीब्यूटर भी तकरीबन 30 से 50% लेता है वो किताब रखने के। मार्केटिंग नहीं कर रहे, वो आपकी किताब को वो प्रमोट नहीं कर रहे बिल्कुल, लेकिन जगह बस वो रखी हुई है, तो उसके इतने लेते हैं। लोगों के भी थोड़े बहुत आपके लिए सवाल थे, ख़तरनाक वाले नहीं पूछूंगा मैं आपसे। हाउ AI हैज़ अफेक्टेड इलस्ट्रेशन, हाउ इज़ AI चेंजिंग द डेफिनेशन, क्रिएशन एंड कंजम्पशन ऑफ आर्ट? By the time we're done, how human would art remain? डीप फिलोसॉफिकल सवाल आपसे नहीं, फिलोसॉफिकल तो खैर नहीं है, मेरा ख्याल है रियलिटी है आज की AI। तो क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है और बड़ी नई ही चीज़ है ये, तो मुझे मैं पर्सनली तो इसका कोई जवाब उस तरह से नहीं दे पाऊँगी। लेकिन जो लोग कर रहे हैं इसको इस्तेमाल, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई कबाहत है। देखिए, आप अगर इस्तेमाल करते हैं, उससे आप अपना काम बेहतर कर सकते हैं। इन दी एंड तो वो आपकी सोच होगी या आपका के कैरेक्टर्स या जो भी कुछ होगा, आप जैसा बताएंगे वो करेगा, राइट? तो लेकिन हमने तो क्योंकि हाथ वाला काम सीखा, हमारे ज़माने में नहीं थे कंप्यूटर्स, तो हमें नहीं मालूम कि ये सब किस तरह से, मुझे नहीं मालूम, कम से कम आई एम नॉट टेक्स्ट सेवी उस तरह से। मुझे फ़ोटोशॉप भी नहीं आता करना, तो मैं सिर्फ छोटा मोटा जो भी कर सकती हूँ। लेकिन ये कि मैं तो हैंड ड्राइंग्स और वही पसंद करती हूँ और वही चीज़ें करती हूँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, देखिए हर चीज़ जो इर्तिक़ा जिसको कहते हैं ना, दुनिया में चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें आती हैं, आप उसको किस तरह से लेकर चलते हैं। अब कल को रोबोट्स आएंगे और हर जगह अगर आपको रोबोट्स मिलेंगे, जिसका अभी हमने एक मुज़ाहरा देखा था, हम लोग बेटे के पास गए हुए थे, तो वहाँ DC में हम एक चाइनीज़ उसमें हॉटपॉट के लिए गए, और वहाँ जो हमारा पूरा वो ऑर्डर लिया वो रोबोट ने लिया, सर्व किया वो रोबोट ने किया। सो दैट वाज द फर्स्ट फॉर अस। तो ये हो तो रहा है ना? I want to write about our society and I have dozens of stories but don't know how to define them as fully emotional art. डिफाइन क्यों करना है भाई? लिखो आप जो लिखें वो आर्ट है। खुश रहो। Should regional languages be taught in schools and should English अभी be हमने used? बात कर ली जी बिल्कुल, it should be. What are affordable ways through which Pakistan can improve its education quality in comparison to the rest of the world?
जी, तो मैंने अभी टीचर्स ट्रेनिंग की मसलन बात की, ये मेरा ख़्याल है बहुत ज़रूरी बात है। फिर आपका कंटेंट, आपके बच्चे को जब तक दिलचस्पी पैदा नहीं होगी स्कूल जाने में, तालीम के साथ जुड़ने में, तो वो उसका जहन नहीं बनेगा, वो कहीं और ही होगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं कि आपका एक तो देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले भी शामिल हैं। अगर मैं पब्लिक स्कूल्स की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें कि स्कूल कैसा है, बच्चे क्या फ़र्श ही पर बैठेंगे हमेशा, क्या यही होता रहेगा कि अब 21वीं सदी में भी बच्चे जो हैं वो चटाई पे बैठकर पढ़ेंगे। कबाहत नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि वो कोई बुरी बात है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि वो जब देखते हैं, इतनी डिस्पैरिटी है कि जब वो देखते हैं कि पढ़ाई इस तरह से होती है और फिर वो शायद अपने आप को देखते हैं और अपना बस्ता देखते हैं, अपना स्कूल टीचर, अपने जो रियलिटी उनकी है, तो उनको उस पढ़ाई में दिलचस्पी के बजाय शायद गम गुस्सा होगा कि हम क्यों ऐसे हैं, हम क्यों पीछे हैं, है ना। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं और जिनको हल करना हमारे आप के बस में तो नहीं है। एक चीज़ है जो बरसों से हो रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, वो भी बहुत अच्छी बात है और कई लोग उसको बहुत उम्दा तरीक़े से कर रहे हैं। जैसे ज़िंदगी ट्रस्ट है शहजाद रॉय का, है ना, जो स्कूल वो चला रहे हैं। मैं गई हूँ वहाँ पर एक वर्कशॉप करने। जी, वहाँ आपका मैं देख रहा था, कोई उन्होंने वीडियो पोस्ट की हुई थी। अच्छा, आपका एक सेशन हुआ है स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप? नहीं, स्टोरी टेलिंग का नहीं था, मेरा एक वर्कशॉप था क्रिएटिव राइटिंग पे। तो लेकिन मैं कहना ये चाह रही हूँ कि इस तरह के और भी हैं बहुत सारे, हमें वो मिल जाएंगी, मिसालें मिल जाएंगी। तो ये भी एक तरीक़ा है, लेकिन कंटेंट मेरा ख़्याल से बहुत ज़रूरी है कि उस पर तवज्जो दी जाए। Can Pakistanis from different parts of the country come and learn some of the pedagogy skills that you have developed? लर्निंग तो खैर कभी रुकती नहीं है, आप मरते दम तक सीखते रहते हैं। बिल्कुल, particularly pertaining to teaching children and writing children's books. जी, अगर कोई सीखना चाहे ये चीज़ें। जी, मैंने कुछ वर्कशॉप्स किए हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और जामशोरों में। जामशोरों में मैं एक ITA का एक ITA was not doing this project, but उनको मिला था to ताकि इसको पूरा एक सिलेक्ट के नाम से प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट था सिंध गवर्नमेंट का, तो उसमें हमें 90 किताबें बनानी थी, 45 उर्दू में, 45 सिंधी में। बदकिस्मती से मुझे सिंधी नहीं आती, तो मैं सिर्फ उर्दू वाला देख रही थी। तो उसके लिए कोई 30-35 लोग मुख्तलिफ़ छोटे बड़े सिंध के शहरों से आए थे जामशोरों, और मैंने उनके लिए एक राइटर्स वर्कशॉप का वो किया। तो राइटर्स वर्कशॉप बहुत ज़रूरी हैं कि कैसे कहानियाँ लिखें, और बड़ा मुश्किल था वो इस लिहाज से कि जो मैंने बाकी ये 3 शहरों के नाम मैंने आपको बताए, वहाँ पर जब किए वो उनके जहन एक तरह से पहले से बने हुए थे। यहाँ पर जब मैंने जामशोरों में किया, क्योंकि उन सब का ताल्लुक़ किसी न किसी तालीमी इदारे से या कोई पोस्ट ऐसी थी उनकी, और वो लोग सिलेक्ट गवर्नमेंट ने नोटिफाई की थी वो कमेटी, तो उनका जहन सिर्फ टेक्स्ट बुक निसाबी किताब कैसी होती है ना, उससे हट के सोचना, यूजिंग योर इमेजिनेशन, हाँ वो ज़रा मुश्किल बात थी। तो बहरहाल वो की हमने, और वो 90 किताबें बनी। और फिर मैं हर इलस्ट्रेटर, चाहे वो सिंधी की किताब थी या उर्दू की किताब थी, हर इलस्ट्रेटर
को मैं यानी मेरे सुपरविज़न था और मेंटरिंग कह लें, क्योंकि अभी हम मोइंजोदारो की बात कर रहे थे। एक कहानी मोइंजोदारो की थी, जो साहब इलस्ट्रेट कर रहे थे लाहौर में बैठे हुए, उनको कुछ नहीं मालूम था। ठीक है, कर लें अब तो कितना मुश्किल है। वो मैंने सारी तस्वीरें उनको भेजी। एक साहिबा जर्मनी में बैठी थी, उनको हमारे हैंडीक्राफ्ट्स का नहीं मालूम था, तो वो भी मेरा काम था कि उनको मैं तस्वीरें पहुंचाऊं, रेफरेंस मटेरियल। तो ये बहुत सारे हमारे, मैं कहना ये चाह रही हूँ कि रोने वाले मकाम तो बहुत ज़्यादा है इसलिए कि ये हमारे लोग हैं और इसी मुल्क में पढ़े हैं, लेकिन ये चीज़ें क्योंकि उन्होंने सीखी नहीं है, देखी नहीं है, देखने की ख्वाहिश या जुस्तजू नहीं है, तो क्या किया जाए अब? How can we encourage young people to read and write more in their native languages? Content. अगर किताबें मौजूद होंगी तो पढ़ेंगे ना। How does conformity with the social and cultural restrictions in Pakistan affect the country's artists? जी, मसलन आप न्यूड्स बना के और नहीं उस तरह से, देखिए हमने 10 साल एक आर्ट मैगज़ीन, इंटरनेशनल आर्ट मैगज़ीन नुक्ता आर्ट, हम 4 ख़वातीन ने वी को फाउंडेड दैट, हम 3 उसमें एडिटर्स और एक हमारी डिज़ाइनर जो ज़बरदस्त डिज़ाइनर हैं। तो हमने लेकिन वो जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपके पास वो मौजूद होता है, क्योंकि आर्ट है तो उसमें ये चीज़ आप नहीं छाप सकते। तो वो एक समझिए कि आर्टिस्ट के लिए उसके अलावा मेरा ख़्याल है कि पॉलिटिकल तो बहुत होता है आर्ट। और नागौरी साहब जो थे उन्होंने बड़ा पॉलिटिकल आर्ट बनाया, और वो हमारे जो प्रिंसिपल थे अली इमाम साहब, उन्होंने जब इंडस गैलरी खोली थी तो उसमें उसकी नुमाइश हुई थी, और वो ज़ियाउल हक का ज़माना था। तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे लोग आर्ट में, आप शीमा का काम देख लें, उन्होंने भी वो कहीं मुल्क से बाहर नहीं गई, उन्होंने यहीं रहकर, और उनको भी बहुत सारा कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन यू नो शी हैज़ कंटिन्यूड। तो वी हैव सच पीपल जो इन रिस्ट्रिक्शन, जो लोग लिखते हैं, है ना, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें, और हमने वो ज़माना भी देखा है, आपको तो नहीं मालूम होगा, लेकिन जब अखबारों में इतने इतने चंक्स जो हैं वो खाली आते थे, सफ़ेद आते थे, क्योंकि वो सेंसर हो जाता था सब। तो वो सब कुछ होते हुए भी गाज़ी सलाउद्दीन लिखते थे कराची डायरीज़ के नाम से डॉन में, और वो ज़ेर लब बहुत कुछ कह जाते थे। तो ये तो होता है, ये तो आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके से वो कह लेते हैं। And, हिम्मत चाहिए। ऐसे लोग जिन्होंने हिम्मत की, जिनमें आप भी शामिल हैं, फॉर ऑल द वर्क दैट ऑल ऑफ यू डू। आई थिंक वो जो एक मेमोरीज ऑफ कराची की आप बात कर रही थी, आई थिंक वो जो एक आर्टिस्टिक सेंटर, आर्टिस्टिक हार्ट है, या वो थोड़ा ज़िंदा रहता है। तो थैंक यू आप ये करती हैं। थैंक यू, आपने आज हमें वक्त दिया शाम की चाय के साथ, थोड़ी हमने कहानियाँ डिस्कस की। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर। खुदा हाफिज़।